ताजा अपडेट्स के लिए आकाश ज्ञान वाटिका न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जोशी जी आज हमारे सामने है, जो देहरादून के और उत्तराखंड के जाने माने फिजिशियन, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब का नाम बड़ा जाना पहचाना है क्योंकि दून में इन्होंने अपनी बहुत सेवाएं दी हैं यहाँ पर। उसके पहले डॉक्टर साहब ने अपनी उत्तरकाशी से कैरियर की शुरुआत करी। पहाड़ में अपनी 10 साल सेवा उत्तरकाशी में दी और 8-9 साल इन्होंने श्रीनगर की तरफ सेवाएं दी। और फिर उसके बाद दून हॉस्पिटल में सेवा देने के बाद, अपने रिटायरमेंट लेने के बाद, डॉक्टर साहब ने अपना जो विजन था कि चलो स्वस्थ रहे पहाड़, और पहाड़ की तरफ चलते हुए हम पहाड़ के लोगों को स्वस्थ करेंगे और जो सेवा हो सकती है वो करेंगे। तो आप आज हमारे साथ डॉक्टर जोशी हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में बहुत सारे पहाड़ों में जाकर के कैंप किए। और मेरा ये आप लोगों से यही कहना था कि डॉक्टर जोशी आज अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, पहाड़ के प्रति उनका जो ये प्रेम है ये क्यों आया है। और आज की जो ये कॉन्फ्रेंस की है, ये ओमिक्रॉन के ऊपर जो डर पैदा हो रखा है, तो उस ओमिक्रॉन को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, बहुत सिंपल स्टेप्स में जो नॉर्मली आदमी कर सके, और अगर कोई इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको किस लेवल पे अपना इलाज जो है वो स्वतः ही जो कर सके और अपने आप को बचा करके दूसरों को भी बचा सके, तो उसके लिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जो है आप अपना एक ब्रीफ परिचय दें। डॉक्टर जोशी, आपने आज प्रेस वार्ता किया है, पीछे करियर की बात करें तो पूरे प्रदेश में आपको वाकिफ है, आपको जानते हैं। करने तो मैं ब्रीफिंग कर लूंगा। थोड़ा बता दो, थोड़ा पहले अपने आप बता दीजिए सर, जो आपका क्या है तो बीच में आ जाते हैं सर, थोड़ा सा और चेयर बस। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एस.डी. जोशी। अगर मेरी अपनी लाइफ के बारे में बोले तो मेरा जन्म जिला चमोली के बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे बॉर्डर रोड, एक जब मेरा जन्म हुआ उसी समय एक बॉर्डर रोड भी बनी थी, लेकिन हमारे गांव से बहुत दूर था। MBBS करने के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS और MD किया। उसके बाद मैं 11 साल उत्तरकाशी में और उसके बाद 6 साल मैंने श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल में जो श्रीकोट में है उसमें, और उसके साथ 1 साल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे सेवाएं दी। तदुपरांत मैं यहाँ देहरादून आया। देहरादून आने के बाद जो है जनरल खंडूड़ी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका फिजिशियन रहा। उसके अलावा दून हॉस्पिटल में मैंने लगातार सेवाएं दी और लास्ट ईयर जब मैंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद मैंने अपना एक क्लिनिक शुरू किया। अब ये क्लिनिक में मैंने फीस भी बहुत कम रखी और इस क्लिनिक से मेरे को कोई प्रॉफिट कमाने का कोई इरादा नहीं है, और मैं इस दौरान सतत इसी प्रयास में हूँ कि मैं पहाड़ के हर इलाके में पहुँचूँ जहाँ पे सेवाएं जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे जाऊँ। इस दौरान मैं अपने जब सर्विसेज में था तो मैं अपने एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा और आजकल मैं रोटरी क्लब का भी अध्यक्ष हूँ। रोटरी भी जो है अपने तरह से जगह जगह काम करती है, असहाय लोगों की या जो सक्षम नहीं है उन लोगों की सेवाएं करती हैं। स्कूल में फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह देते हैं, उसमें मैं लगा रहता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैंने कोरोना पीरियड में कम से कम जो है 17 जगह कैंप किए और वो बहुत दूर दूर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, 4 जिलों में मैं अब तक कैंप कर चुका हूँ। और मेरा जो सतत प्रयास ये रहेगा कि जो हमारा गांव, मेरा जो मुहिम है वो है मेरा गांव स्वस्थ गांव, और इसमें विचार एक नई सोच के संस्थापक और जो संपादक महोदय बिजलवाण जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि अकेला मैं सारे काम नहीं कर सकता था। तो जो मीडिया को की तरफ अपना लोगों में बताना, लोगों में जो है प्रचारित करना, कैंप कहाँ होगा, कैसे होगा, और वहाँ पे निशुल्क। दूसरा जो मेरा मकसद है कि जो पहाड़ में लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते, तो स्क्रीनिंग भी करता हूँ मैं उसके साथ, ECG और ब्लड शुगर वगैरह, ताकि अगर मुझे वहाँ पे कोई इस तरह का मरीज मिले जिसको शुगर की बीमारी है या जिसको हृदय रोग है, तो उसको मैं किसी तरह से यहाँ देहरादून ला के और जहाँ भी जितना भी मेरे से हो सके उसका निःशुल्क इलाज करवाने में लोगों की सहायता करूँ। और इस दौरान जैसे रिटायरमेंट लिया तो उस समय कोरोना पीरियड भी पीक पर था, तो इस दौरान मैंने जो है ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन रखा। रोज शाम को 5 से 7 बजे उस दौरान मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता था और उसमें ऑल इंडिया से फ़ोन आते थे, और सुबह 10 से लेके, और जो लोग चाहते थे कि हमारी प्राइवेसी में बात हो या हमारे वीडियो कॉल हो, तो उनको सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक उनको भी मैं सलाह देता था।
साथ में जो है मीडिया की तरफ से भी कई बार जो है ऑनलाइन डिस्कशंस होते थे, वो कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसको किस तरह से जो है लोगों की सहायता की जाए, किस तरह से सुरक्षित रहा जाए, किस तरह से लोगों के दिमाग से कोरोना का डर हटाया जाए, ये सब जो है मैंने इस दौरान किया। अब मकसद आगे यही है कि मैं हर महीने कम से कम एक हफ्ता पहाड़ों में, जहाँ पे भी सुविधाएं नहीं हो, जहाँ पे भी मेरे को वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आके कहते हैं कि हमारे यहाँ आप कैंप लगाइए, तो ऐसी जगह पे कैंप लगाने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक हो सके यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको भी मैं, जैसे कि जो वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन हैं उनकी फीस भी कम है, उनको ECG वगैरह में भी 50% का डिस्काउंट वगैरह देते हैं। और उसके अलावा जो लगता है कि बहुत ही करीब है, उससे जो है उसका निःशुल्क इलाज भी करने की कोशिश करते हैं। और जो दवाई वाले लोग हैं, केमिस्ट लोग हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये डॉक्टर जोशी, जिस तरीके से खासकर जो सेना में रिटायर होने के बाद डॉक्टर कमर्शियल का दुकान चलाते हैं, वही माफ करना, और कमर्शियल कारोबार करते हैं, कारोबार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले डॉक्टर आपको कपिल साहब को आप जैसे मिले हैं कि जब समाज सेवा के हाथ बढ़ाया, इससे पहले कहाँ से शुरू किया आपने, ये ख्याल आया कहाँ से आपको? ये ख्याल जब मैं पहाड़ों में था तो वहीं से मेरे दिमाग में आया, क्योंकि 91 में जो अर्थक्वेक भूकंप आया था उत्तरकाशी में, मैं वहीं था। तो मैं वहां से, मेरे को हर्षिल भेजा गया। जब हर्षिल उन्होंने हेलीकॉप्टर से तो भेज दिया, लेकिन उसी दिन वापस आना था, लेकिन मैं कुछ मरीजों के साथ ऐसा व्यस्त हो गया उनको देखने में कि हेलीकॉप्टर चला आया, मुझे 3 दिन वहीं रहना पड़ा। तब मैंने वहां देखा कि जो आसपास के गाँव में कितनी परेशानी है। हालांकि उस समय तो बहुत जगह से लोगों को सहायता भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े वंचित थे। छोटी छोटी बातों के लिए भी जो है झोला छाप के पास चले जाना या जड़ी बूटी से ही अपने उसको करना। तो वहां पे ये भी पूछा मैंने कुछ लोगों से कि तुम्हारे इतने सारे 10-12 बच्चे क्यों हैं? बोले साहब इनमें पता नहीं कितने बचेंगे कितने। तो ये मेरे को बहुत खराब लगा। तो उसी समय से मेरे दिमाग में आया कि मुझे जो है जब तक अपना थोड़ा सक्षम ना हो जाए तब तक तो नौकरी करेंगे, उसके बाद इस तरह से जाके जिस गाँव में या जिस इलाके में सुविधाएं नहीं है वहाँ सुविधाएं दो। ऐसी जो से क्या लगा इस पहल से, आप जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनको भी सीख लेने की जरूरत, प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो अपने साथ टीम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो है आई सर्जन, ENT सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, ये हूँ अपने साथ, जिससे कि जो है इनको भी साथ ले जाके लोगों को हर तरह की सुविधाएं जो है दे सकूं। सर ओमिक्रॉन के बारे में बता दीजिएगा, ओमिक्रॉन को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? जी, ओमिक्रॉन आपने बिल्कुल सही, ओमिक्रॉन जो है इसका कोरोना का ही एक हिस्सा है। और जो शुरू में जो कोरोना आया था उसमें चेंजेज आते गए, तो जो अपना स्वरूप बदलता है, तो उसी स्वरूप बदलने का तीसरा जिसका नाम आया ओमिक्रॉन आया। अभी जो है कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा कि सुना भी होगा कि बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं, उन्होंने इसको जो है बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जबरदस्ती वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे, इसको एज ए जनरल फ्लू की तरह, सामान्य बीमारी की तरह लेंगे। तो इसका बहुत बड़ा ये है कि आप लोग और हम लोग जो है थोड़ा दिमाग से भय लोगों के निकल जाएगा कि जब उन जगह पे ऐसा नहीं है तो हम लोगों को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि सावधानियां हमें पूरी लेनी है। अब इसमें थोड़ा ओमिक्रॉन के लक्षण में बता दूं आपको, ये ओमिक्रॉन और जो पहले डेल्टा क्रोन था, जो इनमें थोड़ा सा अंतर है। डेल्टा क्रोन तो बहुत घातक किस्म का था और सीधा जो है फेफड़ों पे को ग्रसित करता था, और उसके साथ जो है इंसान को बहुत तेज बुखार होना, खांसी होना, सांस फूलना, हाथ पैर नीले पड़ जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये उसके लक्षण थे मेन तौर पे। लेकिन जो ओमिक्रॉन है इसके अलग अलग लक्षण है। एक तो ये गले से नीचे फेफड़ों तक बहुत कम लोगों में जाता है, गले तक ही इसका ज्यादा प्रकोप रहता है। दूसरा, गले में खराश के साथ बहुत भयंकर सीवियर हेडेक, पूरे शरीर में दर्द, एक ये लक्षण है इसका जो फेफड़ों से रिलेटेड है। दूसरा, कुछ मरीजों में उल्टी दस्त भी काफी देखा गया। और तीसरा जो है जिसमें बहुत बुखार बहुत तेज नहीं है लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द, कि चलने में परेशानी, सुबह उठ के पैर नहीं नीचे रख पा रहे हैं जब तक कि जो है कोई दवा ना लें। और तीसरा जो इसका जो एक और लक्षण है वो ये है कि ये पहले तो जो डेल्टा क्रोन वगैरह था छींकने से, जोर से खांसने से सब फैलता था, लेकिन ओमिक्रॉन जो है केवल सांस लेने से ही फैल जाता है। डॉक्टर जोशी, इसमें खासकर ओमिक्रॉन बलगम में खांसी हो रही है, देहरादून शहर की बात कर रहा हूँ, हर आदमी को ये पूछेगा कि बलगम के साथ वो कैसी लार जो आ रही है वो कैसी है, उसका कलर बिल्कुल काला हो रहा है, ये क्या चक्कर हो रहा है, सबके साथ यही है। हर कोई ये बोलता है ये पॉल्यूशन की वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से इसका कलर लाल हो जाता है और लोग काला हो जाता है। लोग डर रहे हैं कि कहीं ये ओमिक्रॉन के लक्षण तो नहीं है। नहीं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, काला तो अक्सर लोग बता रहे हैं मटमैला टाइप कलर का, कुछ लोग अभी ऐसे भी आ रहे हैं कह रहे जैसे सुबह खांसता हूँ तो उसमें ब्लड भी आ जाता है।
तो इसके 2-3 मैंने जो देखा है लोगों में, एक तो बहुत गर्म पानी जो लोग पीते हैं, उनके जो गले की जो वो है स्किन है जो वो लूज हो जाती है, और दूसरा जो है जो बहुत ज्यादा गरारे वगैरह करते हैं, और तीसरा जो है जो बहुत ज्यादा स्टीम लेते हैं। तो ये 3 तरह के लोगों में मैंने देखने में पाया कि उनमें ब्लड के जो है कण उसमें कुछ दिखाई दे जाते हैं। और जो काला जो बलगम बताते हैं लोग, ये उन लोगों के साथ है जो बाहर ज्यादा काम करते हैं, फील्ड में ज्यादा काम करते हैं, या जो शहर में जाते हैं, तो उसमें जो पॉल्यूशन की वजह से उसका रंग काला हो जाता है। अच्छा, वैसे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है लंग्स को बहुत कम इफेक्ट करता है, और जो भी इफेक्ट करता है तो उतना सीवियरिटी नहीं होती है। अगर किसी को ओमिक्रॉन मतलब ये RT-PCR पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि उसको ओमिक्रॉन हो सकता है उसको डेल्टा क्रॉन भी हो सकता है। जोशी, एक सवाल है कि जैसे उत्तरकाशी जिले में जी, कई परिवारों में बैठा हूँ, कई जगह गया हूँ, तो सब बोलते हैं डॉक्टर जोशी हमारा भगवान है। तो वो ऐसा भगवान वाला क्या काम आपने वहाँ किया, और क्या भगवान वाला काम अन्य जगह कर रहे हैं जो कैंप कर रहे हैं गढ़वाल में, तो क्यों भगवान के रूप में डॉक्टर जोशी को बोल रहे हैं? ये तो खैर उन लोगों की श्रद्धा और उन लोगों का प्यार है कि वो भगवान का समझते हैं, लेकिन मैं उसका रीजन बताता हूँ। जिस समय मैंने उत्तरकाशी ज्वाइन किया था, तो उस समय से पहले शायद कोई फिजिशियन पहले भी रहे होंगे, तो वो चले गए, तो उसके बाद कोई फिजिशियन नहीं आया। तो फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं होते थे, देहरादून तक आने में ही आदमी को पूरा दिन लग जाता था। तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि हम क्लिनिकली मरीज को डायग्नोज करके वहीं ठीक करें। तो ज़्यादातर इसी वजह से जो है बहुत सारे जो मरीज आते थे वो ऊपर वाले की कृपा से या हमारी मेहनत से जो है वैसे ही ठीक हो जाते थे। तो उन लोगों का एक जो है अटूट श्रद्धा और प्रेम था। और अभी भी जो है वो लोग जो आते हैं मेरे पास, कई बार वो होता है 25 साल का, तो कहता साहब मुझे तो आपने ही बचाया है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, हालांकि याद तो नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है ये एक कारण है कि उन लोगों का मेरे प्रति थोड़ा श्रद्धा और प्रेम। मतलब उत्तरकाशी जिले में जब तक आप रहे, आपने रेफर सेंटर नहीं बनने दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बनने दिया। केवल उन मरीजों को ही रेफर करते थे, जैसे किसी का हार्ट की प्रॉब्लम लगी मुझे उसका इको के लिए और या CT स्कैन के लिए। तो मैं एक वो खास बात है कि मैं हर पर्चे के ऊपर एक डायग्नोसिस जरूर लिखता हूँ कि ये बीमारी मुझे लग रही है। जब वो यहाँ आते हैं और जब वो इको वगैरह करते हैं तो उसमें भी वही बीमारी निकलती है, तो उससे और भी ज्यादा लोगों को लगता है कि यार इसका मतलब कि वहाँ पे बैठ के भी आदमी जो बीमारी को पकड़ सकता है। तो ये भी एक कारण है। थैंक यू। एक दो सेकंड